नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट 2024 टीजीटी पीजीटी हिंदी की, जिसमें हमने शुरू की है एनसीईआरटी। उसमें हम लेखक परिचय पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण नाथ को। तो सबसे पहले उनकी ये पंक्तियाँ ध्यान में रखनी हैं। चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसीलिए तपस है, धुआं है, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? कृष्ण नाथ की हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और आगे रेगुलर क्लास देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं आई है। वजह थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक हमारे पड़ोस में कोई फंक्शन था, तो मतलब इतना शोर आ रहा था कि वीडियो नहीं बन पाई। तो कृष्णनाथ का जन्म होता है 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं हैं, मुख्य रूप से रचनाएं आपने ध्यान में रखनी हैं। लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा इम्पोर्टेंट है, हिमाल यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया है। ठीक है, तो ज़्यादातर इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। यात्रा वृत्तांत भी बहुत अच्छे तरीके से, मगर ऐसा कहा जाता है कि कोई इंसान किसी स्थल की यात्रा करके आया है, उसके बाद कृष्णनाथ का अगर यात्रा वृत्तांत पढ़ता है उस स्थल से रिलेटेड, तो उसे ऐसा लगता है कि मेरी यात्रा अब पूरी हुई है, कुछ चीज़ों को मैंने मिस कर दिया था जो मुझे इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ने से पता चली हैं। इनको सम्मान मिला, लोहिया सम्मान। मृत्यु हुई 2016 में। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। तो एमए किस में की? अर्थशास्त्र में। ठीक है, और बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बौद्ध धर्म में इनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो अर्थशास्त्र में एमए की है और काशी विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर इनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी इनका जुड़ाव रहा है। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादन मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड, याद रखना है, का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक ये कृष्ण मूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उनके उसमें शामिल थे। किसने? जे कृष्ण मूर्ति ने। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा भी है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसीलिए वे यायावर हो गए। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। ठीक है, उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृतांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ यहाँ की यात्रा करते हैं, वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेत्ता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। ठीक है, पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उगाड़ते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हों कि वे आएं, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। तो ऐसे थे कृष्णनाथ। ज़्यादातर इन्होंने क्या लिखे हैं? यात्रा वृत्तांत लिखे हैं और वो भी बहुत अच्छे तरीके के। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है।
वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, जो मैंने पहले भी बताया है, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी यात्रा, पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हुई है। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है। मतलब इस पाठ में लेखक ने स्पीति के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई है कि उनकी जनसंख्या कब कितनी थी, कौन कौन सी ऋतुएं थी, कैसे ऋतु परिवर्तन होता था, किन किन फसलों को मतलब लगाया उगाया जाता था, कैसी जलवायु थी, क्या भौगोलिक परिवेश था, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। दूसरा हमारा लेखक है आज की क्लास का मन्नू भंडारी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इनकी लिखी पंक्तियों को पढ़ो। लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। तो एक कहानी यह भी से ये ली गई हैं। मन्नू भंडारी का जन्म होता है 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा रेगुलर क्लास के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं, ताकि एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हाँ मुझे क्लास देनी है। फिर क्लास उन बच्चों के पास आएगी जो मेंबरशिप लेंगे, और यूट्यूब पर वही क्लास काफ़ी दिनों के बाद अपलोड होगी, मतलब ओपन होगी। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी के लिए मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो इनकी रचनाएं ध्यान रखनी हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये कहानी संग्रह है। आपका बंटी, महाभोज स्वामी, एक इंच मुस्कान, ये उपन्यास है और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। एक आधा पूछ ही लिया जाता है तो ध्यान रखना है। रजनी निर्मला स्वामी दर्पण, ये इनकी पटकथाएं हैं और प्रश्न ऐसे बन सकता है कि इनमें से कौन सी पटकथा नहीं है। बीच में आपको उपन्यास मिल सकता है, कहानी संग्रह मिल सकता है, तो ध्यान रखना है रजनी, निर्मला स्वामी और दर्पण। सम्मान मिले इनको हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार का, भारतीय भाषा परिषद का, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत इनको किया गया। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन यानी छठा दशक में जो नया मोड़ आया, उसमें मन्नू भंडारी जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन है, कहीं नारी जीवन है, कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ विशेष आत्मीय अंदाज में व्यक्त हुई हैं। उन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है, वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों न हो। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी पटकथाएं लिखी हैं। याद रखना है पटकथा क्या होती है, कैसे लिखी जाती है और उसका क्या महत्व है। यहाँ आप मन्नू जी की एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा रजत पट, फिल्म का स्क्रीन भी कह सकते हैं, के लिए भी हो सकती है और टेलीविज़न के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितना कि पटकथा लेखन द्वारा, क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखकों का भी पर्याप्त रुझान हुआ है और पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी हैं। प्रस्तुत पाठ में रजनी धारावाहिक की ही एक कड़ी दी जा रही है। होता क्या है कि इसमें रजनी में एक बच्चे को बार बार मैथ्स की ट्यूशन के लिए कहा जाता है,
जब वो बच्चा ट्यूशन नहीं लेता तो उसके मार्क्स कम कर दिए जाते हैं। यहाँ पर शिक्षा कैसे व्यवसाय बन जाती है, तो इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है। रजनी पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। वासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने आप में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी। तो किसके निर्देशन में? वासु चटर्जी। और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र कौन थी? रजनी। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। कल हम पढ़ेंगे कृष्णचंद्र, और कल क्लास लंबी रहेगी क्योंकि दशहरे के कारण छुट्टी है, तो कोशिश करूँगी कि लंबी क्लास हो जाए और 11वीं की एनसीईआरटी के लेखक कभी समाप्त कर दें हम, फिर आगे इनकी रचनाएं बढ़े। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।